बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की खबरें और एक इंतहाई बर्फ पोश इलाके से आपको पहुंचा रहे हैं। चलते हैं इस वक्त खबरों की तरफ। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? DGISPR का जो खेल है वो तकरीबन जी ख़त्म हो चुका है और उन्होंने जो कुछ पिछले 2 साल में बोया अब उसके काटने का वक्त आ चुका है और मेरा ख्याल है कि वो भी काटेंगे और उनके साथ कुछ और भी जो फसल उन्होंने बोई है, इंतशार की, फसाद की एक बयानिया, वो सारे का सारा फना होने वाला है। बहरहाल खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आज के दिन की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे केस चल रहा है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। बैकग्राउंड का आपको मालूम है, 9 मई के हवाले से, और इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये सारे एक फ़ैसला दे चुके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे चुकी, लेकिन उस फैसले को तस्लीम नहीं किया गया और फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम और उसके नतीजे में फिर एक आइनी बेंच अपनी पसंद का तश्कील दे दिया गया और फिर आनन फानन सज़ाएँ भी सुना दी गई। अब आलमी सतह पे अच्छा खासा उस पर एक मुसीबत आई हुई है, अच्छी खासी लेदे हो रही है कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है और इसलिए अब उससे निकलने का रास्ता भी तलाश किया जा रहा है। तो आज तीसरा दिन था हेयरिंग का, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। बेंच था आइनी और बेंच भी इनका अपना तश्कील करदा और जस्टिस अमीन साहब उसके रूहे रवां हैं। आज की जो हेयरिंग है वो बहुत मीनिंगफुल और बहुत ही अहम है, वो ज़रूर आपके सामने रखूँगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा और कौन सा केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जाएगा। वाकया एक ही है, 9 मई का, और ये किसने फैसला किया और कैसे फैसला किया कि इतने केसेस, 100 कुछ केसेस जो हैं वो फौजी अदालतों में भेज दिए गए और बाकी केसेस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में। ये तफरीक कैसे हुई, ये कौन अथॉरिटी थी, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ज़रा हमें बताएं। उसके बाद क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो तीसरे 3 दिन से दलाइल दे रहे हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑनरेबल जजेस ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ख्वाजा हारिस को, जो कि GHQ के वकील हैं, उन्हें कहा कि आज आप सवालात का एक टोकरा है हमारी तरफ से वो लेके जा रहे हैं और ये सवालात का टोकरा है और इन सवालों के जवाबात चाहिए हमें, ये ज़रा हमें बताइएगा और पूछ के आएँ कि, और तैयारी भी करके आएँ, क्योंकि आपकी तैयारी सही नहीं लग रही। उसकी वजह यह है कि तैयारी खास पे जितने मर्जी वकला उतार दिए जाएं, जो एक काम ही गैर कानूनी और गैर आइनी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी जानिब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं, हामिद खान साहब हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो क्रीम है वकला की, जो ज्यूरिस्ट हैं, वो आए हुए हैं मुकाबले में। और उसके साथ साथ जो दूसरा है, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब खुद पटिशनर हैं और वो इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये हो गया, इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो जब चाहें जिसको उठा सकती हैं, उसका ट्रायल कर सकती हैं, केस सुन सकती हैं और उनको फ़ौज की तहवील में लिया जा सकता है किसी भी शहरी को, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हुकूक, ये सब कुछ फना हो जाएगा। लिहाजा इसीलिए इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी, बुनियादी इंसानी हुकूक की तंजीमें भी, सब की सब इसके सख्त खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच, उन्होंने कहा कि ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालत में और कुछ का फौजी अदालत से बाहर, ये किसने फैसला किया और कैसे किया, इसके बारे में ज़रा हमें आप आगाह करें। 9 मई का मामला है और फिर ये कि अदालत उज़्मा ने फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D कलअदम करार दी। क्या अब कलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ये सवालात उठाया गया और इसके साथ साथ 7 रुकनी बेंच थरी और फिर
یہ انہوں نے کہا، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے، انہوں نے کہا ماضی میں دہشت گردانہ حملے ہوئے، ہمیں بتائیں ان حملوں کا ٹرائل کہاں ہوا؟ ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا، تو پھر 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ ملٹری کورٹس میں آپ لے گئے ان سب کے مقدمات؟ اور انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، ان دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں چلا؟ اور کراچی بیس پہ، نیول بیس پہ حملہ ہوا، ان مجرمان کا ٹرائل دہشت گردوں کا کہاں چلا؟ تو یہ 9 مئی کے تو آپ فوجی عدالتوں میں لے آئے، ان کا ذرا بتائیں کہاں چلا؟ تو اس کا جواب ہے نفی میں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہوتا ہے، فوجی عدالت سے سزا ہو جاتی ہے، اور کیا فوجی عدالت میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ اور خواجہ حارث نے کچھ 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ وہ پڑھ کر سنایا، اور اپنا موقف یہ تھا کہ آرڈر کے مطابق یہ تمام بنیادی حقوق ہیں جن کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کہ کس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا اور کس کا نہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کی ایف آئی آر تو ایک جیسی تھی، اور یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل آپ فوجی عدالتوں میں چلائیں گے اور کچھ کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر تو ایک ہے سب کی، اور ان میں سے آپ نے 100 کچھ لوگوں کو اٹھایا اور فوجی عدالت میں لے گئے، فوج کی تحویل میں لے گئے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ جسٹس نعیم افغان، جو کہ بالکل پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب 9 مئی کے کل کتنے ملزمان تھے جن ملزمان کو ملٹری کورٹس میں بھیجا گیا، اور ان سے متعلق کوئی اے ٹی سی کا آرڈر، یعنی کہ کوئی انسداد دہشت گردی عدالت کا کوئی حکم ہے جس کی بنیاد پہ یہ گیا؟ تو اس کا جواب ہے نفی میں۔ جسٹس جمال خان نے کہا کہ فوجی تحویل لینے کا عمل کون شروع کرتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ مثال دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سیولین کا فوجی ٹرائل ہوا ہو۔ انہوں نے کہا نہ ہی ملک میں مارشل لا ہے، نہ ہی ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے 9 مئی کے لوگوں کو اٹھایا اور آپ نے فوج کی تحویل میں دیا، اور فوجی تحویل کے بعد ان کا ٹرائل شروع کر دیا؟ یہ سارا ہو کیا رہا تھا؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں مطمئن کریں اور ریکارڈ لے کر آئیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کہ ماضی میں جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، بہت مشہور و معروف کیس ہے جی، کہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ان کا کیس کہاں چلا؟ وہ دہشت گردوں کا کوئی اتا پتہ ہے؟ اور نیول بیس کراچی بہت نقصان ہوا تھا، بہت شدید نقصان ہوا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ اس کا کوئی پتہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک ہوا اور سازش ہوئی، تو خواجہ صاحب وہ کیس عام عدالت میں چلا، آپ ایک فریق کے وکیل تھے، ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا، تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ آپ فوجی عدالتوں میں لے گئے؟ اب جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس ہے وہ نواز شریف صاحب کا تھا، تو جج صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ طیارہ ہائی جیک اور وہ بھی آرمی چیف کا، تو وہ کہاں گیا معاملہ؟ تو کیا وہ فوجی عدالت میں چلا تھا مقدمہ؟ کیا نواز شریف کو آپ فوجی عدالت میں لے کر گئے تھے؟ کیا ان کا فوجی ٹرائل ہوا تھا؟ تو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کا کیس وہ بھی ہے، اور جسٹس مظہر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2 کالعدم قرار دیا۔ آرمی ایکٹ کی اس شق کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ کیا آپ کلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا، چلایا جا سکتا ہے؟ تو خواجہ حارث نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کرتے، اور انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہو رہا ہے اور اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کیا فوجی عدالت میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟
इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता, और अदालतों ने फैसला शवाहिद की बुनियाद पर देखकर करना होता है। मसला यह है जी कि यही तो मसला है, यही तो इशू है कि अगर सबूत हैं, सबूत क्या है 9 मई का, एक पंजाब पुलिस का कांस्टेबल और एक छोटा थानेदार, और वो उन्होंने कान लगाकर सुना, जमान पार्क के गेट पे कान लगाया, और वो कान इतना मजबूत था कि कई फुट दूर, कई गज दूर एक बंद कमरे में एक साजिश बन रही थी, और वो साजिश उन्होंने सुन ली। और इस तरीके से ये सारा 9 मई का सारा खेल है। और यही गवाही, एक ही गवाही है, यही गवाही सरगोदा, यही गवाही मियांवाली, पिंडी, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में रद्द हुई। यही गवाही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट और रावलपिंडी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में रद्द हुई। यही गवाही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रद्द हुई। तो ये सब कुछ हुआ, तो उसी गवाही को लेके ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब आगे हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई का जो वाकया है दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है, जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है, और अच्छे तफ्तीश अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर आ गई बारी कि जो मुल्जमान, जो सियासी कारकुनान हैं 9 मई के, जिनको फौजी अदालतें सजा सुना चुकी हैं, उन्होंने कहा कि जी वो उनके बारे में बताएं कि जेलों में कैसे रखा हुआ है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा जी कि हमने उन्हें मैट्रेस पहुंचा दिए। तो उन्होंने कहा कि आपको ये मालूम है कि किसी को कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता जेल में, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि मुजरमान को सुबह 7:30 पर नाश्ते के बाद लान में छोड़ दिया जाता है, शाम 5 बजे तक मुजरमान बाहर रहते हैं। तो जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने पूछा, उनका ये लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। जेल में टक शाप है, काफी वगैरह भी पी सकते हैं, घर से मुजरमान को मैट्रेस भी दे दिए हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपका मतलब है घर वाला माहौल है। तो जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल एडवोकेट जनरल मुसरत हिलाली ने कहा कि मैं रह चुकी हूं, हम हुकूमत के वकील हैं, हमें हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए आपको गलत बात ना कीजिएगा, वरना हम भेज देंगे इस्लाहात कमेटी को, वो खुद आके जेल में आके फिर देखेगी और आपको पूछेगी, और फिर हम पूछेंगे आपसे। और उन्होंने कहा कि हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी साहब आ गए, और उन्होंने भी कहा कि तमाम मुल्जमान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी जोन में रखा है, हमें वकालतनामे पर दस्तखत करवाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। जस्टिस मजहर ने कहा कि वकालतनामे से वैसे भी कोई मना नहीं कर सकता, और ब्रिगेडियर जावेद अकबर के वकालतनामे पर दस्तखत की इजाजत नहीं दी गई, वकील ने कहा। और जस्टिस जमाल ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक सुपरिटेंडेंट सहूलियात फराहम करने का पाबंद है। समाअत अब मुलतवी कर दी गई जी कल तक। तो ये वो मामलात हैं जो कि DGISPR साहब ने जो एक बयानिया बनाया और मुसलसल बयानिया बनाते रहे, वो आज हो गया है जी जमीन बोस। और जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि आप सवालात का टोकरा लेकर जा रहे हैं, ये जरा टोकरे का, इस सवालों का जवाब हमें चाहिए, और बताएं कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। तो ये है जनाब खबरें, और ये इस एक खबर के अंदर बेशुमार खबरें पिन्हा हैं जो कि आने वाले दिनों में होंगी। ये 9 मई एक ऐसा कंबल है जो कि उन्होंने अपने जिम्मे लिया, और अब उस कंबल से पीछा छुड़वाने के लिए कुछ जतन किए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये कंबल कब इनका पीछा छोड़ता है। और इसके साथ साथ क्योंकि कंबल जब आप उतारते हैं तो फिर आपके बाल भी नोचता है, और वो काफ़ी कुछ
نقصان بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، فی الوقت اتنا ہی۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا اور یہ ناقابل معافی ہیں، یہ وہ ہے، یہ ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال اسی لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لیکن آج یہاں پر جہاں پہ میں اس وقت پہنچا ہوا ہوں، یہاں پہ درجہ حرارت جو ہے وہ -10 تک پہنچا ہوا ہے جی، اور برف باری ہو رہی ہے، اور مکمل طور پر برف نے ڈھانپا ہوا ہے سب درختوں کو، لان کو، سڑکوں کو، گاڑیوں کو۔ مکمل طور پر اس وقت ہے جی برف ہی برف نظر آ رہی ہے، اور ٹمپریچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ -10 تک پہنچا ہوا ہے، اور یہاں پہ زندگی معمول پہ ہے۔ آفس کھلے ہیں، دفتر کھلے ہیں، سکول کھلے ہیں، بازار مارکیٹس کھلی ہیں، ٹریفک رواں دواں ہے، اور کسی قسم کی زندگی میں کوئی خلل نہیں ہے۔ معمولات زندگی روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، اور میں بھی ذرا اس وقت برف پہ چل رہا ہوں جناب، تاکہ آپ کو خبریں جو ہیں وہ پہنچا سکوں صحیح طور پر، اور ہر چیز آپ تک پہنچا سکوں۔ بہرحال فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔